gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स की। आज हम जो डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसको हम कैटालाइसिस भी कहते हैं। इस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में से एक लॉन्ग आता है जो 3 से 4 नंबर का होता है। 3 नंबर का मैक्सिमम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ समझने वाली, बहुत ये इजी टॉपिक है, आपने उन चीज़ों को समझना है। सबसे पहली चीज़ जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैटालिसिस के अंदर हमें बताई गई है, मैंने इस पूरे टॉपिक को 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है और उन पॉइंट्स से हमने जो है वो इस सारे टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करना है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमें जो एक चीज़ बताई गई है वो एंजाइम का ही तारुफ करवाया गया है कि एंजाइम एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिकली उसका जो ये स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर किस वजह से है, ये अमाइनो एसिड्स की वजह से है। अमाइनो एसिड्स एक खास तरतीब से आपस में चेन्स बनाते हैं और फिर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बनता है एंजाइम, जो कि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक चीज हमने देख ली सबसे पहले कि एंजाइम का ही उन्होंने हमें तारुफ करवाया कि एंजाइम एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। उसका स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज पे बेस करता है, ये अमाइनो एसिड्स पे बेस करता है। इसी पैराग्राफ के अंदर शुरू में ही हमें एंजाइम के तारुफ के बाद सबस्ट्रेट की बात की गई है। सबस्ट्रेट का उन्होंने बताया है कि हर एंजाइम जो है वो एक खास केमिकल रिएक्टेंट सब्सटेंस, एक रिएक्टेंट या एक केमिकली रिएक्टेंट सब्सटेंस को, जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं सबस्ट्रेट का, उसको अपने साथ मिला के एंजाइम रिएक्शन करता है। एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्टेंट या केमिकल सब्सटेंस जिसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके उसके साथ रिएक्ट करता है। रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट, ये एक लफ्ज लिखा हुआ है कि एक जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्टेंट को अपने साथ मिला के रिएक्शन करता है। उसको रिएक्शन कैसे करता है, उसको अपने साथ मिलाता है, फिर उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और खुद अनचेंज्ड अनअल्टर्ड वापस निकल आता है और दोबारा से फिर इस्तेमाल होता है रिएक्शंस के अंदर। ये पहले पैराग्राफ में हमें ये चीज क्लियर की गई है। सबसे पहले उन्होंने हमें एंजाइम की डिस्कशन की है, एंजाइम के बारे में बताया, उसका तारुफ बताया कि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनता है। उसका ये स्ट्रक्चर जो है ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड्स की कॉइलिंग पे। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट जब इसके साथ मिलता है तो ये उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, खुद अनअल्टर्ड अनचेंज्ड बाहर निकल जाता है और दोबारा रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेने के काबिल होता है, खुद दोबारा हिस्सा लेता है रिएक्शन में। यही उसका उन्होंने हमें ये रिएक्शन करके एक बता भी दिया, एक स्केच दिया। एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसके बाद ये जो पी है ये सबस्ट्रेट को उसने कन्वर्ट कर दिया है प्रोडक्ट में और खुद ये यहाँ पे बगैर अनअल्टर्ड अनचेंज ये बाहर आ गया और ये अब दोबारा रिएक्शन कर सकता है सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं है, एंजाइम अनअल्टर्ड ही रहेगा। ये थी सिर्फ पहले पैराग्राफ में ये डिटेल थी जो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें किस चीज के बारे में बताया गया है, हमें एक्टिव साइट के बारे में पढ़ना है कि एक्टिव साइट क्या होती है। एक्टिव साइट के बारे में कुछ इस तरह से बताया गया कि एंजाइम एक सबस्ट्रेट को जब रिकॉग्नाइज करता है और उसको अपने साथ मिलाता है तो वो जो जगह होती है जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं वो चार्ज बेरिंग साइट होती है और उस चार्ज बेरिंग साइट को हम किस चीज का नाम देते हैं, उसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब ये एक्टिव साइट भी किस पे डिपेंड करती है, इसका बनना, इसकी शेप, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने शुरू में प्रोटीन ये एंजाइम की बात पढ़ी कि एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी किस पे डिपेंड करता है, अमाइनो एसिड पे। इसी तरह अगले पैराग्राफ में उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया है कि जो एक्टिव साइट है, जो चार्ज बेरिंग साइट है, उसका बनना भी किस पे डिपेंड करता है, अमाइनो एसिड्स की तरतीब पे। अमाइनो एसिड्स उन्होंने हमें बताया कि किससे बनते हैं, मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन से अमाइनो एसिड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग और कॉइलिंग किस तरतीब से होती है, किस चीज को मद्देनजर रख के होती है, वो इस चीज को मद्देनजर रख के होती है ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ एंजाइम को,
कि एंजाइम का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको मद्देनजर रख के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैसे फोल्ड होती हैं और कॉइलिंग और फोल्डिंग उनकी किस चीज को मद्देनजर रख के होती है, ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ एंजाइम को, कि एक जो प्रॉपर पैटर्न है एंजाइम का बनने का, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, उस चीज को मद्देनजर रख के पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल करती हैं, फोल्ड करती हैं। इस तरह स्पेसिफिक एक एक्टिव साइट, एक चार्ज बेरिंग साइट हमारे पास बनती है जिसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ये था हमारे दूसरे पैराग्राफ की डिटेल जिसके अंदर हमने एक्टिव साइट के बारे में पढ़ा, जिसको हम चार्ज बेरिंग साइट भी कह सकते हैं। चार्ज बेरिंग साइट होती है वो, और स्पेसिफिकली बिल्ड होती है, किससे बनती है, किसकी वजह से, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं, किससे लिए जा रहे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स की स्पेसिफिक शेप, उनकी स्पेसिफिक कॉइलिंग किस चीज को मद्देनजर रख के होती है, ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ एंजाइम को मद्देनजर रख के होती है। ये थी हमारे दूसरे पैराग्राफ की डिटेल। लास्ट में हमारे पास जो चीज है थर्ड पैराग्राफ के अंदर, वो है बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। ये अब इस टॉपिक का लास्ट पे जो हमने इसमें जो चीज पढ़ी वो ये है कि बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। इसके अंदर हमने कुछ एक दो मॉडल्स भी पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले ये है बाइंडिंग एंड कैटालिटिक साइट, इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट एक्चुअली एक ही साइट है, एक ही जगह है, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिकली इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, वो देखते हैं क्या है। बाइंडिंग साइट उन्होंने हमें बताया कि वो साइट है जो रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, जो उसके अंदर फिक्स हो सकता है, और फिर उसको अपने साथ बाइंड करती है, फिर उसको अपने साथ जोड़ती है। ऐसी जगह को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। और अपने साथ जोड़ती है यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है? बाइंडिंग साइट पे। बाइंडिंग साइट्स का मतलब ये है कि रिकॉग्नाइज करना स्पेसिफिक शेप के सबस्ट्रेट को और उसको फिर अपने साथ जोड़ना, और फिर जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, उस रिएक्शन के स्टार्ट होने से कैटालिटिक साइट एक्टिव होती है। वही जो चार्ज बेरिंग साइट है वो एक्टिव हो जाती है एंजाइम की, वो चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एंजाइम एक्टिव होती है, जिसको हम कैटालिटिक साइट का नाम देते हैं। और उस चार्ज बेरिंग साइट के एक्टिव होने से वो जो सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलते हैं उसमें से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैटालिटिक साइट उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है और एंजाइम अलग हो जाता है। एंजाइम बिल्कुल अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट को कैटालिटिक साइट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। और लास्ट पे एक चीज उन्होंने बताई है कि इस सारे रिएक्शन के लिए एंजाइम को बेस्ट जो एनवायरनमेंट है, जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए अपने सारे प्रोसेस के लिए, वो एक्वस एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा बात है जो कैटालिटिक साइट और बाइंडिंग साइट को एक दूसरे से अलग करता है, जिसमें बाइंडिंग साइट बाइंड करती है एंजाइम और सबस्ट्रेट को, उनके बाइंड होने से रिएक्शन स्टार्ट होता है। जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो कैटालिटिक साइट को एक्टिव करता है, कैटालिटिक साइट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से एंजाइम बगैर यूज हुए अलग हो जाता है, अनअल्टर्ड अलग हो जाता है, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एनवायरनमेंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें वाटर का एनवायरनमेंट जरूरी है, एक्वस एनवायरनमेंट जरूरी है। इसके बाद दो मॉडल्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम जरा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछली सारी डिस्कशन को लेके अभी हमने दो मॉडल्स डिस्कस करने हैं जो वैसे तो 9th क्लास में भी हैं, लेकिन यहाँ भी हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1890 में एक मॉडल दिया जिसको हमने लॉक एंड की मॉडल के नाम से पढ़ा है। लॉक एंड की मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जैसे एक चाबी एक ताले को ही खोल सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इस मॉडल के मुताबिक, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, उन्होंने हमें ये बताया कि एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो सबस्ट्रेट है उसको एग्जैक्टली फिट होना पड़ेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और एक स्पेसिफिक एंजाइम ही एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक साइंसदानों ने इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, ये चीज़ वक्त के साथ साथ गलत साबित हुई। फिर एक दूसरा मॉडल दिया गया जिसको हमने ये देखा कि डैनियल होशलैंड 1959 में इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल के नाम से जानते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हमें ये बताया गया कि एक्टिव साइट जो होती है वो
रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता एक्टिव साइट का, बल्कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वो एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल को तब्दील कर देता है, इंड्यूस्ड चेंजिंग्स ले आता है उसके अंदर चेंजिंग्स को ले आता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को, उसको अपने मुताबिक ढाल लेता है। क्या समझ आएगा आपको कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है और एंजाइम की शक्ल को तब्दील कर देता है, यानी एंजाइम की शक्ल तब्दील हो सकती है, उसकी एक्टिव साइट तब्दील हो सकती है। जो एमिल फिशर ने कहा था कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील नहीं हो सकता, इन्होंने कहा कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम से मिलता है तो एंजाइम की शक्ल तब्दील हो जाती है और उसकी शक्ल के तब्दील होने से कैटालिटिक साइट के थोड़ा सा इंड्यूस चेंजिंग उनमें होने से उसकी एक्टिविटी मजीद बेहतर हो जाती है, पहले से उसका रिएक्शन रेट मजीद ज़्यादा बढ़ जाता है अपनी एंजाइम की शक्ल सबस्ट्रेट के मुताबिक तब्दील होने से, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी मजीद तेज हो जाती है। तो ये था हमारा ये 2 मॉडल्स, लॉग एंड की मॉडल जो 1890 में एमिल फिशर ने दिया और डैनियल कोचलैंड ने 1959 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया, जिसकी डिटेल बहुत सिंपल है, अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और अगर ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पे टॉपिक आए तो आपने इसको लॉन्ग में भी लिखना है। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का टॉपिक बहुत अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कल इंशाल्लाह हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और एक जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर चेन ऑफ एंजाइम रिएक्शंस का, उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ आज के टॉपिक में तो जरूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।